नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे वंदे मातरम की, जो एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन गया है। जो वंदे मातरम स्वाधीनता संग्राम का नारा था, जो वंदे मातरम आजादी के दीवानों का तराना था, वो राष्ट्रगीत आज सियासत का मुद्दा बन गया। कांग्रेस ने पूरा राष्ट्रगीत गाने से इनकार कर दिया। कांग्रेस के इस रुख को अमित शाह ने पकड़ लिया और देश को तोड़ने की साजिश करार दिया। अमित शाह ने कांग्रेस की देश विरोधी मानसिकता का सबूत बताया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। देश के लोगों को कांग्रेस का असली चेहरा अच्छी तरह पहचान लेना चाहिए। असल में कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी की मीटिंग में बाकायदा प्रस्ताव पारित करके फैसला किया है कि भले ही पार्लियामेंट ने कानून बना दिया हो, भले ही राष्ट्रगीत का अपमान कानूनन जुर्म हो, लेकिन कांग्रेस के किसी भी कार्यक्रम में पूरा राष्ट्रगीत नहीं गाया जाएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता वंदे मातरम के सिर्फ 2 पैरा ही गाएंगे। कांग्रेस के इसी फैसले को अमित शाह ने संसद का अपमान बताया। कांग्रेस ने अपने रेजोल्यूशन में 1937 की वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव का हवाला दिया। इस प्रस्ताव में क्या है? क्या वाकई में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के प्रेशर में उस वक्त वंदे मातरम के 2 पैरा गाने का फैसला किया था? क्या महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता कांग्रेस के उस प्रस्ताव से सहमत थे? आज कांग्रेस को 89 साल पुराने उस प्रस्ताव की याद क्यों आई? बीजेपी के नेता कांग्रेस को जिन्ना की कांग्रेस क्यों बताने लगे? कांग्रेस के नेताओं का तर्क क्या है? ये सारी बातें आपको बताऊंगा, लेकिन शुरुआत करते हैं अमित शाह के बयान से। आज अमित शाह तमिलनाडु में थे। महाबलीपुरम में साउथ जोनल काउंसिल की मीटिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन इससे पहले अमित शाह कैमरे के सामने आए और कांग्रेस पर हमला किया। अमित शाह ने कहा कि वंदे मातरम वो कांग्रेस का रुख देखकर हैरान है। कांग्रेस ने मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में पूरा राष्ट्रगीत गाने से इनकार कर दिया। संसद में पारित कानून को मानने से इनकार कर दिया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के प्रेशर में 1937 में वंदे मातरम के टुकड़े किए थे। उसी वक्त देश के विभाजन की नींव पड़ी। आज भी कांग्रेस की न नीयत बदली है न नीति। कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस के इस देश विरोधी चरित्र को जनता के सामने उजागर करेगी। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। अमेरिका के एम्बेसडर सर्जियो गोर ने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया तो पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने आज पाकिस्तान में यूएस चार्ज अफेयर्स नताली बेकर को तलब किया। औपचारिक तौर पर सर्जियो गोर के बयान पर आपत्ति जाहिर की और इसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया जिसमें दावा किया गया कि सर्जियो गोर का बयान अमेरिका के ऑफिशियल स्टैंड के खिलाफ है। पाकिस्तान ने कहा कि कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच विवाद है, इसका निपटारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में होना है, इसलिए सर्जियो गोर को इस मामले में बयानबाजी से बचना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान की आपत्तियों को अमेरिका ने कोई तवज्जो नहीं दी। आज हमारी सरकार ने भी पाकिस्तान को उसी की भाषा में करारा जवाब दिया। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के आसपास जो एनक्रोचमेंट किया गया था उस पर बुलडोजर चला दिया गया। पाकिस्तानी हाई कमीशन की दीवार के बाहर बड़े पैमाने पर इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया था। कुछ शेड्स बनाए गए थे, टीन की चादरें डालकर कमरे नुमा स्ट्रक्चर खड़े किए गए थे, उन सब पर बुलडोजर चल गया। असल में 3 दिन पहले इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा बैरिकेड और पार्किंग पोल को हटा दिया गया था। भारत ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन पाकिस्तान ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तो दिल्ली में पाकिस्तान ने हाई कमीशन के आसपास लगे सिक्योरिटी बैरिकेड्स को रिमूव कर दिया गया। इसके बाद इलीगल एनक्रोचमेंट पर बुलडोजर एक्शन हुआ। अब पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर टूटी रेलिंग, गेट के लोहे के फ्रेम, ईंट और कंक्रीट के टुकड़े बिखरे हुए हैं। हालांकि शहबाज शरीफ की सरकार इस वक्त हर तरफ से घिरी है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर किसी भी कीमत पर इमरान खान को जेल से बाहर नहीं आने देना चाहते, लेकिन पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट दोनों की उम्मीदों पर
बार बार पानी फेर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को 48 घंटे के भीतर शिफा हॉस्पिटल में एडमिट कराने का आदेश दिया था। यह मियाद आज खत्म हो रही थी, इसलिए टाइम बाय करने के लिए शहबाज शरीफ की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को भी खारिज कर दिया। इसके बाद भी पाकिस्तान की हुकूमत ने इमरान खान को जेल से नहीं निकाला। सरकार ने कहा कि आज की पिटीशन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, कल उन गलतियों को ठीक करके दोबारा अपील की जाएगी। जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आएगा उसके बाद सरकार इमरान खान को लेकर कोई फैसला करेगी। हालांकि पाकिस्तान के हिस्सों में बगावत की आग पहले से लगी है। पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर के लोगों ने आज ऐलान किया, अगर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर गोलियों की भाषा में बात करना चाहते हैं तो कश्मीर के लोगों ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अब पाकिस्तानी फौज को बंदूकों का जवाब बंदूकों से ही मिलेगा। असल में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में 71 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है। हजारों लोग सड़कों पर हैं। पाकिस्तानी फौज की फायरिंग में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन पीओके के लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। प्रोटेस्ट को लीड कर रही ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने ऐलान किया कि अब पीओके के लोग न तो पाकिस्तान सरकार को कोई टैक्स देंगे, न बिजली का बिल भरेंगे, सरकारी स्कूलों और दफ्तरों का बहिष्कार किया जाएगा, और अगर आसिम मुनीर की फौज बेगुनाह लोगों पर गोली चलाएगी तो फिर जवाब में पाकिस्तानी फौजियों की लाशें भी गिरेंगी। अब बात करते हैं झारखंड की। आज हाईकोर्ट ने झारखंड की सरकारी भर्तियों को रद्द करने के हेमंत सोरेन की सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। जेपीएससी की 11वीं और 13वीं परीक्षा रद्द करने के झारखंड सरकार के नोटिफिकेशन को स्टे कर दिया। इस फैसले से सरकारी नौकरी कर रहे 4,359 नौजवान एक झटके में बेरोजगार हो गए थे। ये लोग रांची में सरकार के खिलाफ 3 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे। इन लोगों ने हाईकोर्ट में सरकार के फैसले को चैलेंज किया और आज हाईकोर्ट ने इन लोगों को राहत दे दी। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन के फैसले से बेरोजगार हुए अफसरों को कल से ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर आज एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से भी आई। जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान जो हिंसा हुई थी उसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस रविशंकर झा, दिल्ली हाईकोर्ट के फॉर्मर जज जस्टिस शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के पूर्व डीजीपी एलआर बिश्नोई को इस कमेटी का मेंबर बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट से आज एक और बड़ी खबर आई। सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर फिर से विचार कर रही है। इनमें बदलाव किया जा सकता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 4 हफ्ते के लिए टाल दी। यूजीसी ने जनवरी में नई गाइडलाइंस जारी की थी। इसके तहत हर यूनिवर्सिटी को एक कमेटी बनानी थी। अगर यूनिवर्सिटी में किसी SC/ST या पिछड़े वर्ग के छात्र के साथ या लेक्चरर के खिलाफ कोई जाति सूचक बात कहता, कोई भेदभाव करता, तो वो इस कमेटी के सामने शिकायत कर सकता था और कमेटी को 7 दिन के भीतर फैसला लेना जरूरी था। एक्शन न लेने पर यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द करने का प्रोविजन भी था। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने यूपी के अफसरों को साफ साफ निर्देश दिए कि अगर स्कूलों के बच्चे या कॉलेज के छात्र कहीं प्रदर्शन करते हैं तो उनकी आवाज को दबाया न जाए, बल्कि अफसर छात्रों की बात सुने और उन शिकायतों को दूर करें जिन्हें लेकर बच्चों को परेशानी है। योगी आदित्यनाथ ने आज शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ मीटिंग की। योगी ने अधिकारियों से कहा कि सभी जिले के डीएम्स को यह निर्देश दिया जाए कि वो सभी सरकारी स्कूलों का दौरा करें, इस बात की जांच करें कि बच्चों को मिड डे मील अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है या नहीं, स्कूलों में बच्चों को ड्रेस और बुक्स मुफ्त में दी गई हैं या नहीं। अगर स्कूल की बिल्डिंग में कमी है तो योगी ने कहा कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल में नोडल ऑफिसर नियुक्त की जाएं, उन्हें निगरानी की जिम्मेदारी दी जाए। अब बात अयोध्या की। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय फिर एक्टिव हो गए हैं।
आज चंपत राय ने 9 पेज की एक चिट्ठी जारी की। जब इस मामले की जांच हो रही थी उस वक्त चंपत राय ने कहा था कि जब एसआईटी की जांच पूरी हो जाएगी, फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद वो अपनी बात कहेंगे। इसीलिए चंपत राय ने आज चिट्ठी के जरिए अपना पक्ष रखा। इस चिट्ठी में चंपत राय ने चढ़ावा चोरी से जुड़ी तो कोई बात नहीं की, लेकिन मंदिर की व्यवस्था से लेकर मंदिर निर्माण तक हर अहम बात बताई। चंपत राय ने ट्रस्ट के 3 बैंक खातों का जिक्र किया। दावा किया इन खातों की कोई चेकबुक इशू नहीं कराई गई है। ट्रांसपेरेंसी के लिए इन अकाउंट से सारा पेमेंट ऑनलाइन किया जाता है। अब बंगाल की बात करते हैं कि बंगाल में आज मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने के मुद्दे पर जमकर सियासत हुई। आज मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर कहा कि बंगाल में मजहबी उन्माद फैलाने वालों के इरादे नाकाम हो गए। बंगाल सरकार ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का कोई आदेश जारी नहीं किया, लेकिन यह अफवाह फैलाई गई कि सरकार के हुक्म पर पुलिस जबरदस्ती मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटवा रही है। असल में इस मुद्दे पर कलकत्ता हाईकोर्ट में एक पीआईएल फाइल की गई थी, जिसे कोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया कि सरकार ने जब कोई आदेश ही जारी नहीं किया, पिटीशन से कोई फैक्ट्स भी कोर्ट के सामने नहीं रखे, इसलिए यह पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में आज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अफसर सड़कों पर उतरे। ऑटो ड्राइवर्स को मराठी भाषा का ऑन स्पॉट टेस्ट लिया। असल में महाराष्ट्र में अब उन ऑटो ड्राइवर्स का लाइसेंस रद्द किया जाएगा जिन्हें मराठी भाषा नहीं आती। महाराष्ट्र सरकार ने 35 दिन तक ऑटो ड्राइवर्स को मराठी की क्लासेस दी, ट्रेनिंग पूरी करने वालों को सर्टिफिकेट दिया और अब सड़क पर आरटीओ के अफसर ऑटो ड्राइवर्स का टेस्ट ले रहे हैं। आरटीओ की टीम 16 सवालों की लिस्ट लेकर सड़क पर उतरी है। हर ड्राइवर से मराठी में सवाल पूछे जा रहे हैं। जो ड्राइवर मराठी में इनका जवाब दे पाता है उसे जाना दिया जाता है। जो इसका जवाब नहीं दे पा रहा उसे आरटीओ की टीम 1 महीने का नोटिस दे रही है। जो ड्राइवर 1 महीने में मराठी सीख लेगा उसे ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जाकर दोबारा टेस्ट देना होगा, पास होना होगा। लेकिन जो ड्राइवर बेसिक मराठी नहीं बोल पाएगा उसे 3 महीने का दूसरा मौका मिलेगा। उसके बाद भी अगर वो मराठी नहीं सीखेगा तो उसका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं दिल्ली के मास्टर प्लान 2047 के बारे में। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 2047 तक दिल्ली की आबादी 3 करोड़ 20 लाख हो जाएगी। 20 साल में 80 लाख लोग बढ़ जाएंगे। आबादी बढ़ेगी लेकिन जमीन तो उतनी ही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान बनाया गया है। अब दिल्ली में हाई राइज बिल्डिंग्स बनेगी, 40 लाख नए फ्लैट्स बनाए जाएंगे। एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों और लुटेन जोन को छोड़कर दूसरे इलाकों में बिल्डिंग्स की ऊंचाई की लिमिट बढ़ा दी जाएगी। 50 साल पुरानी इमारतों को गिराकर नई हाई राइज बिल्डिंग्स बनेगी। जिन इलाकों में झुग्गियां हैं वहां बहुमंजिला इमारतों में फ्लैट बनेंगे। ये फ्लैट झुग्गी वालों को दिए जाएंगे। आज की अच्छी खबर आपको बता दूं, अनंत अंबानी ने एक ऐसे गरीब बच्चे की मदद की जो पिछले 5 साल से दिन रात तालाब के पानी में रहने को मजबूर था। मजबूर इसलिए कि पानी से बाहर आते ही उसके शरीर में भयंकर जलन होती थी। मुर्शिदाबाद में 17 साल का इकबाल एक रहस्यमयी बीमारी से जूझ रहा है। वो जैसे ही पानी से बाहर निकलता है उसके शरीर पर छाले पड़ जाते हैं, जलन होती है। इसलिए इकबाल 5 साल से घर के पास बने 30 फीट गहरे तालाब में पड़ा रहता था। वो पानी में ही खाना खाता था, पानी में तैरती चारपाई पर सोता था। इस लड़के का वीडियो अनंत अंबानी ने देखा तो डॉक्टर से बात की, इकबाल की मदद करने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने मेडिकल एक्सपर्ट की टीम मुर्शिदाबाद भेजी। इस टीम ने घर पर ही शुरुआती मेडिकल जांच की। चेकअप के बाद डॉक्टर्स ने सलाह दी कि इकबाल को मुंबई ले आया जाए।